हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 7th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4। चैप्टर है वायु। वायु हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से वायु का एक आवरण ढके हुए है। ठीक है, तो वायु हमारे जीवन के लिए काफी ज्यादा आवश्यक होती है। जो हमारी श्वसन क्रिया है उसके लिए, मतलब हम जो जी रहे हैं वो किसकी वजह से जी रहे हैं? सांस लेना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए सांस लेनी है, तो श्वसन क्रिया के लिए वायु की आवश्यकता होती है। और जो सूर्य से जो किरणें आ रही हैं, सूर्य से जो किरणें आ रही हैं, जो हानिकारक किरणें आ रही हैं, उन्हें बचाने के लिए उनसे हमें वायु बचाती है। ठीक है, जो हानिकारक किरणें आ रही हैं उनसे हमें वायुमंडल क्या है, हमें बचाता है। अब देखते हैं कि ये जो वायु है जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ है ये क्या है। तो हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है। इस वायुमंडल के कारण ही हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव है। ठीक है, जो जीवन संभव है किसकी वजह से है? वायुमंडल की वजह से। अगर वायुमंडल नहीं होता तो हमारा जीवन भी नहीं होता। वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हाइड्रोजन, हीलियम और बहुत सारी गैसें हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। इन गैसों के साथ साथ कुछ धूल के कण पाए जाते हैं, कुछ पानी के कण पाए जाते हैं, यानी कि आर्द्रता पाई जाती है। ठीक है, मॉइस्चर होता है हमारे वायुमंडल में, हमारे हवा, इस हवा में। अगर आप ये सोचेंगे कि हमें तो ऐसा नहीं लगता कि हमारे वायुमंडल में आर्द्रता है या पानी है या कुछ भी है इस तरह का, तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहती हूँ कि आपने देखा होगा जो एसी रूम होते हैं। ठीक है, जब हमारा एसी चल रहा होता है तो एसी के पास में हम एक बाल्टी रख देते हैं, जो भी पानी निकलना होता है उस पाइप के जरिए निकल जाता है। और हम देखते हैं अगर हम पूरे दिन एसी को चलाते हैं तो पूरा एक बाल्टी पानी भर जाता है। ठीक है, उस एसी के पानी से पूरी एक बाल्टी पानी भर जाता है। और वो पानी कहाँ से आता है? वो पानी, ये जो हमारे रूम है उस रूम में, यानी कि ये जो पूरा बाल्टी भर के पानी है ये इस रूम में से निकली हुई आर्द्रता है। ठीक है, इस रूम में ये जो अनुपात है, पानी का अनुपात, ये इस रूम में है। लेकिन हमें ऐसे लगता है कि वायुमंडल में हमें तो पानी नहीं दिख रहा, हमें तो नॉर्मली हवा लग रही है, तो वायुमंडल में आर्द्रता नहीं है। तो आर्द्रता भी है वायुमंडल में, धूल के कण भी हैं और ये सारी गैसें भी हैं। ठीक है, हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। पौधे इसका जस्ट अपोजिट करते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। ठीक है, और जो जीव जंतु होते हैं, पशु होते हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। अब हमारी कुछ क्रियाओं की वजह से, मानव की कुछ क्रियाओं की वजह से ये सारा जो संतुलन है ये बिगड़ रहा है। कैसे बिगड़ रहा है? जैसे जो गैसें हैं वो इस निश्चित अनुपात में होनी चाहिए। ठीक है, वो एक निश्चित अनुपात में वायुमंडल में होनी चाहिए, ये सारी गैसें होनी चाहिए जितनी भी है। ठीक है, ये सारी गैसों की जरूरत है। जब हम सांस ले रहे हैं तो हम ऑक्सीजन ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो वायुमंडल है उसमें सारी गैसें मिक्स हैं। ये सारी गैसें मिक्स हैं, और भी हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी गैसें हैं जो मिक्स हैं। पानी के भी कुछ कण हैं, पानी भी है, और धूल के भी कुछ कण हैं। तो ये सारी चीज मिक्स है। हम जब सांस लेते हैं हम सारी चीजों को साथ लेते हैं। ठीक है, हम कोई छांट के नहीं लेते हैं कि ऑक्सीजन, बस हमें तो ऑक्सीजन की जरूरत है, हमने ऑक्सीजन ले लिया, नहीं, हम सारी गैसों को लेते हैं। ठीक है, और ये वायुमंडल में है और इनकी आवश्यकता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम पेड़ों को काट रहे हैं। ठीक, जब हम पेड़ों को काट रहे हैं तो पेड़ ना तो ऑक्सीजन छोड़ पा रहे हैं, ना जो हमारे द्वारा जो छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ले पा रहे हैं। ठीक है, जब पेड़ ही नहीं होंगे तो ना तो वो ऑक्सीजन छोड़ेंगे और ना ही वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। और हमारी सबसे बड़ी जो भूल हो रही है, जो हमारी तरफ से जो सबसे बड़ी गलती हो रही है, वो ये हो रही है कि हम दिन पे दिन वनों को, पेड़ों को काट काट के अपनी बिल्डिंग खड़ी करे जा रहे हैं, है ना। उससे हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो और भी विषैली गैसें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम होता जा रहा है वायुमंडल में। अब यानी कि जो गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव बनाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड,
मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारी जो गैसें हैं ये ग्रीन हाउस प्रभाव बनाती हैं और ये क्या करती हैं, जो सूर्य से किरणें आती हैं उनको वो पृथ्वी पर ही रोकती हैं। ठीक है, जो सूर्य का से जो गर्मी आ रही है उसकी कुछ गर्मी को पृथ्वी पर रोकती हैं। अब जितनी मात्रा में हमें गर्मी चाहिए ये उतनी मात्रा में रोकेंगी, लेकिन जब इन गैसों का प्रभाव वायुमंडल में ज्यादा होगा तो ये और भी ज्यादा गर्मी को रोकेंगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि आप गांव में जाएंगे तो गांव में कम गर्मी लगती है, शहरों में ज्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि शहरों में सारे पेड़, ज्यादातर पेड़ पौधे काट दिए गए हैं और उन पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी गई हैं। ठीक है, और उद्योग धंधे भी जितने प्रकार के होते हैं वो ज्यादातर शहरों में होते हैं। तो एक तो ऑक्सीजन छोड़ने के लिए पौधे नहीं है, हमने पौधों को पहले ही काट दिया है। ठीक है, और फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा उत्सर्जन करे जा रहे हैं और ज्यादा उत्सर्जन करे जा रहे हैं, क्योंकि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। और शहरों में भीड़ भी ज्यादा होती है, लोग ज्यादा रहते हैं और एक दूसरे से सटे हुए मकान होते हैं, घिचपिच रह रहे होते हैं, फ्लैट वाइज बने हुए हैं, जबकि गांव में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो शहरों में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं, ज्यादा निकाल रहे हैं और उद्योग धंधों से भी निकल रही है, विषैले गैसें निकल रही हैं और ऑक्सीजन है नहीं। ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए जो पेड़ पौधे होने चाहिए वो है नहीं, तो उसकी वजह से जो गांव हैं उनमें टेम्परेचर सामान्य होता है, यानी कम होता है मुकाबले शहरों के। शहरों में टेम्परेचर ज्यादा होता है क्योंकि ये जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो गैसें हैं ये पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणों से जो गर्मी आती है वो पृथ्वी पर ही उसको रोक लेती हैं। ठीक है, अब हमारे मन में ये सवाल आएगा तो फिर तो हमें ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जो ग्रीन हाउस प्रभाव बनाती हैं गैसें, तो हमें इन्हें खत्म कर देना चाहिए और हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि ये गैसें तो कम हो जाए और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाए। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरो है, मेथेन है, ये इन सब की जरूरत भी है हमारे जीवन के लिए। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो सूर्य से किरणें आती हैं उनको पृथ्वी पर रोकती है, यानी कि कुछ गर्माहट, कुछ टेम्परेचर हमें चाहिए। ठीक है, अगर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होगा और वो पृथ्वी पर सूर्य की किरणों को नहीं रोकेंगी तो क्या होगा, तो हमारी पृथ्वी ठंडी हो रहेगी। सूर्य की किरणें दिन में आई, उस ग्रीन हाउस गैसों ने उनको रोक लिया। ठीक है, कुछ समय के लिए थोड़ी सी जो उनकी गर्मी है उनको रोक लिया, और अगर वो उसको नहीं रोकेगी तो वो सारी गैसें सारी जो गर्मी है वो चली जाएगी, वापस चली जाएगी। तो उससे क्या होगा, जब रात में जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ज्यादा माइनस में पहुंच जाएगा और उससे हमें वो जो ठंड है ना वो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए सारी गैसें होनी जरूरी है वायुमंडल में, लेकिन एक निश्चित मात्रा में होनी चाहिए। हमें इनके बैलेंस का ध्यान रखना चाहिए और जो भी हम चीजों को प्रयोग कर रहे हैं हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो निश्चित अनुपात है जो हमारे जीवन के लिए चाहिए सारी गैसों का, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए और उसको बैलेंस रखने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो जितनी भी प्रकार की गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव बनाती हैं, वो गैसों का अनुपात जब वायुमंडल में बढ़ने लगता है तो जो सूर्य से किरणें आ रही हैं उनको वो पृथ्वी पे ज्यादा से ज्यादा रोकने की कोशिश करेंगी। मान लीजिए हमारे जीवन के लिए जो टेम्परेचर की आवश्यकता है वो 20 है, लेकिन हमने इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कर दिया है कि उसकी इतनी मोटी लेयर हो गई है कि जो टेम्परेचर हमें 20 की जरूरत है, ठीक है, लेकिन वो जो गैसें हैं वो कम से कम 50 टेम्परेचर को रोक रही है पृथ्वी पर। अब 20 हमें मिनिमम चाहिए अपने जीवन के लिए, ठीक है, और लेकिन अब हमने जब ज्यादा उत्सर्जन कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड का तो वो कितनी गर्मी रोक रही है, 50। तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हमें अब देखते हैं कि जो गर्मियां हैं पहले 10-20 साल 50 साल आप पीछे चले जाओ तो गर्मियां कम पड़ती थी,
मुकाबले अब गर्मियां ज्यादा पड़ती हैं, क्योंकि अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब उससे क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो जो ग्लेशियर हैं वो पिघलते जा रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से कई सारे जो द्वीप हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो हमारे जो महासागर हैं उनका जल स्तर बढ़ेगा। उनके जल स्तर में जब वृद्धि होगी तो जो द्वीप निकले हुए हैं उसमें महासागरों में वो सारे नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, और उसकी वजह से हमें इसकी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, यानी कि ये जो हवा वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है उससे हमें इतनी जो गर्मी है, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है कि हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर हमने अभी रिसेंटली 10-20 सालों पर इस पर ध्यान नहीं दिया ना, तो आने वाले सालों में हमारा जीवन बहुत ज्यादा खतरे में हो जाएगा, हमारा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो पृथ्वी है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम अभी से इसको कंट्रोल नहीं करके चल रहे हैं। हमारे सबके पास अलग अलग व्हीकल्स हो रहे हैं घर में, है ना, 4 लोग हैं तो 4 ही गाड़ी है ना, और जितने भी प्रकार के प्रोडक्ट बन रहे हैं वो विषैली गैसें छोड़ी जा रही हैं, तो उनके हम इंतजाम नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी गड़बड़ हो रही है। आइए अब देखते हैं वायुमंडल में कौन कौन सी परत है। वायुमंडल में 5 प्रकार की परतें हैं। सबसे पहली परत है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में जितने भी प्रकार की मौसमी क्रियाएं होती हैं, जैसे ये जो बादल दिखाई देते हैं, बारिश होती है, बिजली कड़कती है, तूफान आते हैं, ये सारी जो क्रियाएं होती हैं ये होती है क्षोभ मंडल में। ठीक है, जो सबसे पहली परत है क्षोभ मंडल। इसके ऊपर वाली परत है समताप मंडल। समताप मंडल में ही समताप मंडल को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं और इसमें ही ओजोन की लेयर पाई जाती है। ठीक है, ओजोन क्या है, ओजोन है O3 और ऑक्सीजन क्या है O1, यानी कि ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन बनती है। ठीक है, तो ओजोन की परत कि जो ओजोन की जो लेयर है वो कहां पाई जाती है, समताप मंडल में। समताप मंडल से ऊपर वाला जो मंडल होता है वो होता है मध्य मंडल या मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर का जो टेम्परेचर होता है वो इतना ज्यादा होता है कि जो आकाश से जो उल्कापिंड आते हैं वो यहाँ जलकर नष्ट हो जाते हैं। कहाँ हो जाते हैं, मध्य मंडल में। ठीक है, मध्य मंडल से ऊपर वाली जो परत है ये बाह्य मंडल है, और इसको हम आयन मंडल भी बोलते हैं और आयनोस्फीयर भी बोलते हैं और थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके कई सारे नाम है और इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो आप एक बार इसको ध्यान से देख लेना। इसको बाह्य मंडल भी बोलते हैं, आयन मंडल भी बोलते हैं, आयनोस्फीयर भी बोलते हैं और थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं। इसमें रेडियो किरणें पाई जाती हैं। जो हमारे सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं, आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स होते हैं वो हम यहीं पे लगाते हैं। ठीक है, आयन मंडल में। और ये जो हमारे मोबाइल के नेटवर्क हैं, नेट जो चलता है या रेडियो का प्रसारण, टीवी का प्रसारण, ये सारी जो चीजें चलती हैं वो इसी जो ये वाली लेयर है इसकी वजह से ही चलती हैं, क्योंकि यहाँ पर रेडियो जो किरणें हैं उनका प्रभाव पाया जाता है। सबसे ऊपर वाली परत होती है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल इसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर। देखिए इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बहिर्मंडल में और बाह्य मंडल में, तो आपको ध्यान रखना है जो बहिर्मंडल है, जो एक्सोस्फीयर है वो सबसे ऊपर वाली परत है। ठीक है, और जो बाह्य मंडल है वो उसके नीचे वाली परत है। तो आपको इन दोनों में ध्यान रखना है। जो बहिर्मंडल है, एक्सोस्फीयर है, उसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैस तैरती रहती है। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी।